इमेजिन करो आज से 100-200 साल बाद जब हम लोग फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तब हमारे दिमाग में क्या आता है? उड़ती हुई गाड़ियां, फैंसी बिल्डिंग और भी बहुत चीजें जो साइंस फिक्शन होती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि फ्यूचर में सबसे बड़ा चेंज हम इंसानों के अंदर होगा, ना कि बाहर। हमें लगता है एवोल्यूशन एक हिस्ट्री का चैप्टर है जो कि लाखों साल पहले हुआ, जब हम लोग बंदर से इंसान बने। और हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है, एक कंप्लीट प्रोडक्ट। लेकिन क्या सच में हम लोग एक कंप्लीट प्रोडक्ट है, एक फिनिश्ड प्रोडक्ट, या फिर और भी एवोल्यूशन अभी हम लोग का बाकी है? हम देखेंगे कि फ्यूचर में इंसान कैसा होगा। लेकिन फ्यूचर देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने बॉडी के अंदर झांकना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों होमो सेपियन यानी कि हम सब अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। हमारी जिंदगी का शुरुआत उस प्रीमोर्डियल सोप में एक सिंगल सेल से हुई जो अरबों साल तक एनवायरनमेंट के रहमो करम पर जिंदा रहा, जहां नेचुरल सिलेक्शन ने कमजोरों को मिटा दिया और ताकतवर को जीने का एक मौका दिया, जिसने धीरे धीरे पानी से जमीन पे लाया और 4 पैरों से 2 पैरों पर खड़ा किया ताकि हमारे हाथ आजाद हो सके। और इन्हीं हाथों से हमने पत्थर से औजार बनाना शुरू किया, जिसके बदौलत हम लोग खेती करने का शुरुआत किया और सिविलाइजेशन को बसाया। लेकिन असली बदलाव तब हुआ जब हम लोग साइंस और मेडिसिन के साथ मिलके मौत के नेचुरल काउज को हराना शुरू किया और कुदरत के नेचुरल सिलेक्शन को बाईपास कर दिया, जिससे हमारी बॉडी एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि हमारे खुद के कंफर्ट के हिसाब से बदलने लगी। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमारे खुद के हाथों में है। आपने कभी अपनी कलाई को ध्यान से देखा है? वहाँ यूजुअली 2 पाइपलाइन होती है, 2 आर्टरीज, रेडियल और अल्नर। और ये मेडिकल साइंस का सबसे बेसिक रूल है 18th सेंचुरी से। लेकिन अब कुछ अजीब हो रहा है, कुछ ऐसा जो पहले बहुत ही रेयर था पर अब नॉर्मल होते जा रहा है। इसे कहते हैं मेडियन आर्टरी। जब हम अपने माँ के पेट में होते हैं अराउंड 8 सप्ताह तक, ये आर्टरी हमारे डेवलपिंग हैंड्स को ब्लड सप्लाई करती है। लेकिन यूजुअली ये बर्थ से पहले हटा दी जाती है, नेचर इसे हटा देती है। लेकिन कुछ दशकों में नेचर ने इसे रखना ही बेहतर समझा है। रिसर्च बताती है कि 80s में पैदा होने वाले लोगों में ये आर्टरी सिर्फ 10% लोगों में थी। लेकिन 20वीं सदी खत्म होते होते ये नंबर लगभग 30% लोगों तक पहुंच गया है। और इसे माइक्रो एवोल्यूशन बोलते हैं। इसे एवोल्यूशन के स्केल पर देखें तो ये चेंज काफी फास्ट है, एक लॉन्ग ट्रेंड की तरह। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा तो ईयर 2100 तक लगभग हर इंसान में ये एक्स्ट्रा आर्टरी होगी। सोचिए, सिर्फ 100 साल के अंदर हमारे शरीर ने एक नया ब्लड वेसल को परमानेंटली एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन आखिर क्यों? साइंटिस्ट का मानना है कि नेचुरल सिलेक्शन उन लोगों को एडवांटेज दे रहा है जिनके पास ये एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई है, शायद ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ के लिए या फिर ज्यादा कंट्रोल फिंगर के लिए। पर हर अपग्रेड की एक प्राइस होती है। जैसे ये आर्टरीज कार्पल टनल सिंड्रोम का रिस्क बढ़ा सकती है। कार्पल टनल सिंड्रोम का मतलब कलाई का नस दबने का प्रॉब्लम को बोलते हैं। हम लोग ये बचपन से सुनते आए हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट होती है। लेकिन अब ये डाटा शायद पुराना हो चुका है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च ये बताती है कि हम लोग धीरे धीरे ठंडा हो रहे हैं, सच में। लेकिन इसका रीजन है रिलैक्स नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि पहले हमारे पूर्वज को इन्फेक्शन से बचने के लिए अपने बॉडी को गर्म रखना पड़ता था, क्योंकि इन्फ्लेमेशन लगभग हर टाइम एक्टिव रहती है। लेकिन चीजें अब ज्यादा साफ सुथरी है, एंटीबायोटिक है, हमारे पास वैक्सीन है। इसका मतलब बॉडी को हर वक्त अब अलर्ट रखने की जरूरत नहीं है। हमारे बॉडी का वर्किंग सिस्टम अब सॉफ्ट हो रहा है, क्योंकि अब हमारे एनवायरनमेंट ज्यादा सेफ हो चुका है, गुंडा या फिर चोरी से नहीं बल्कि हमारे लिविंग सिस्टम से। एवोल्यूशन का एक और एग्जाम्पल है फैबेला, एक छोटी सी हड्डी जो हमारे घुटने के जॉइंट के पीछे होती है। एवोल्यूशन के दौरान हम ये छोटी सी हड्डी खो चुके थे, लेकिन अब ये वापस आ रही है। और आज ये हड्डी आज से 100 साल के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कॉमन हो चुकी है। लेकिन इसके वापस आने का क्या मतलब है? थ्योरीज ये बताती है कि जैसे जैसे हमारे न्यूट्रिशन बेटर हुआ, हमारे बॉडी वेट और हाइट बढ़ने लगी। इसका मतलब अब हमारे घुटने में पहले के मुकाबले ज्यादा लोड पड़ने लगा, जिस वजह से अब मैकेनिकल सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, सच बताऊं तो अभी तक हमारे एवोल्यूशन हमारे लिए एक लॉटरी की तरह थी। कौन सा जीन मिलेगा ये सिर्फ किस्मत पर डिपेंड करता था। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो चुका है कि अब हम अपने डीएनए कोड को बदल सकते हैं। और इस टूल का नाम है CRISPR-Cas9, दुनिया का पहला CRISPR मशीन, जिसे सिकल सेल डिजीज ट्रीटमेंट के लिए ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये सिकल सेल क्या होती है। नॉर्मली RBC गोल शेप का होता है, लेकिन
लेकिन सिकल सेल में ये सेल आधा चांद जैसे शेप का हो जाता है। सिकल सेल डिजीज में आरबीसी अपने नॉर्मल शेप को खो देती है, जिसके वजह से बॉडी में बहुत ज्यादा तेज का दर्द होता है। इस दर्द को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट पेशेंट के स्टीम सेल बॉडी से निकालकर लैब में CRISPR के मदद से जेनेटिक गलती को फिक्स कर देता है और फिर उन सेल को वापस बॉडी में ही डाल दिया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है, ये सिर्फ सेल का ही एडिटिंग करती है, जिसका मतलब ये सिर्फ उस पेशेंट तक ही लिमिटेड रहेगी। लेकिन असली लड़ाई तब शुरू होती है जब हम अगले जनरेशन के जीन को एडिट करने की बात करते हैं। 2018 में एक चाइनीज साइंटिस्ट ही जेनकुई ने पूरे दुनिया को शॉक कर दिया जब उन्होंने क्लेम किया कि उन्होंने जेनेटिकली एडिटेड बेबीज को क्रिएट किया है। उन्होंने एम्ब्रियो के DNA को एडिट किया था ताकि उसे HIV ना हो। इसे जर्म लाइन एडिटिंग कहते हैं। जब आप एम्ब्रियो के DNA में चेंज करते हैं तब वो बदलाव उस बच्चे के हर एक सेल में होता है और आगे उसके बच्चे और उसके बच्चे के बच्चे तक भी पहुंचता है। ऐसा करने से सिर्फ एक इंसान पूरे ह्यूमन स्पेसीज को चेंज कर सकती है। इस वजह से WHO और NIH जैसे ग्लोबल बॉडीज ने इस पर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाया है। अमेरिका में जर्म लाइन एडिटिंग करने के लिए फेडरल फंड यानी कि सरकारी पैसा यूज करना अलाउ नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम बिना जाने कोई नई जेनेटिक प्रॉब्लम को पैदा ना कर दे। CRISPR के ऑफ टारगेट इफेक्ट के वजह से होमो ड्यून्स के ऑथर युवल नोह हरारी एक काफी डरावनी प्रेडिक्शन देते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर में सिर्फ इनइक्वालिटी पैसों का नहीं होगा बल्कि बायोलॉजिकल भी हो जाएगी। इसे ऐसे समझिए, अमीर लोग अपने बच्चे को स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और डिजीज फ्री बना देंगे तो बायोलॉजिकल कास्ट भेदभाव हो जाएगी। हेरियर ये वार्न करते हैं कि यूजलेस कास्ट क्रिएट हो सकती है। ऐसे लोग जो AI और जेनेटिकली इनहेंस्ड ह्यूमन के सामने न कमाई के मामले में काम के रहेंगे और न ही शारीरिक तौर पर, धीरे धीरे सोसाइटी के लिए बेकार होते चले जाएंगे। To the less obvious, like I think that one of the first fields we'll see major changes is finance. Okay. That AI is going very quickly to take over the financial system. We have some bankers in the room, so tell us more. Because finance is the ideal playing ground for AI. नोलन आर्बर्ग एक ड्राइविंग एक्सीडेंट के बाद उनका शरीर शोल्डर के नीचे से पैरालाइज्ड हो गया था, लेकिन वो आज अपने दिमाग से कंप्यूटर को चला रहे हैं। ये बिल्कुल एक फोर्स का यूज करने जैसा है। जैसे मैं अपने स्क्रीन पर देखता हूँ, कर्सर वहीं पे चला जाता है जहाँ मैं चाहता हूँ। दरअसल नोलन के दिमाग में न्यूरोलिंक के डिवाइस को लगाया गया है जो कि इलोन मस्क का है और जिसका नाम ईवा है। इस डिवाइस को जनवरी 2024 में लगाया गया था, लेकिन आज लगभग 21 महीने बाद नोलन बताते हैं कि इस डिवाइस ने उसकी जिंदगी को कैसे बदल दिया। लेकिन दोस्तों, इस डिवाइस को किसी भी इंसान के दिमाग में लगाना इतना भी आसान नहीं है। शुरुआत में इस डिवाइस को लगाने वक्त कुछ अल्ट्रा थिन थ्रेड दिमाग के बाहर निकल गए, जिसके वजह से प्रोग्राम गिर गई थी। न्यूरालिंक ने इसे सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ठीक किया था। इससे ये पता चलता है कि अभी हम बायोनिक एरा के बिल्कुल शुरुआती स्टेज में हैं। लेकिन जहां न्यूरालिंक दिमाग को खोल के चिप लगाती है, वहीं एक और कंपनी है सिंक्रोन, जो शांत तरीके से एक नई क्रांति को ला रही है। उसका डिवाइस, जिसे स्टेंट्रोड कहते हैं, चेस्ट से ब्लड वेसल के रास्ते से सीधा दिमाग तक पहुंचाता है, बिना हमारे स्कल को छुए या फिर उसको कुछ नुकसान पहुंचाते हुए। 2024-2025 के कमांड ट्रायल में साइक्रोन ने ये दिखाया कि उनका 6 पेशेंट ने इस डिवाइस को यूज किया बिना कोई सीरियस साइड इफेक्ट के। ये टेक्नोलॉजी पैरालिसिस पेशेंट को दोबारा कंट्रोल में ला देती है। ये सब वो लोग हैं जिनका हाथ, पैर या फिर पैरालिसिस का इलाज हुआ है। लेकिन अगर हमारे बॉडी का कोई मेन ऑर्गन खराब हो जाता है तो इसका मतलब अक्सर मौत होता है, या फिर कोई अच्छा सा डोनर मिल जाए तो ठीक। लेकिन हिफा इजराइल में प्रिसाइज बायो और डॉक्टर के एक टीम ने पूरी हिस्ट्री लिख दी। उन्होंने 3D प्रिंटेड कॉर्निया को एक ब्लाइंड पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांट किया। This is the first time that a human being got a cornea, a printed cornea. This is not a cornea from a cadaver eye. This is a unique because this way we can manufacture 400 cornea from one cadaver cornea. So this is amazing. We can give the opportunity to thousands of patients to see again. ये कॉर्निया सिंथेटिक नहीं था, मतलब किसी इंसान ने इसको नहीं बनाया था, बल्कि ये रियल ह्यूमन सेल से बनाया हुआ था। सिर्फ एक डोनर कॉर्निया से साइंटिस्ट ने सेल को ग्रो करके लगभग 300 नया कॉर्निया बना लिया। इस आविष्कार के साथ ऑर्गन शॉर्टेज की प्रॉब्लम शायद सच में सॉल्व होते हुए दिख रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया है कि कैसे आजकल के यूथ वीडियो गेम खेल के अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं। तो बस ये वीडियो यहीं तक था।
इसका पार्ट 2 भी आएगा, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि इंसान अपने एवोल्यूशन के साथ कैसे दूसरे प्लेनेट में लिविंग करने के लिए सोच रहे हैं।